सो हम लोगों ने बेसिक एपेक्स क्या होता है, एपेक्स के व्यू स्टेट, ठीक है, एपेक्स के मेथड्स, एपेक्स के वेरिएबल, एक्शन मेथड, पेज रेफरेंस, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है। नाउ वी वुड बी मूविंग टू डेटाबेस। डेटाबेस के साथ कैसे बात करेंगे। अभी आप लोगों को जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे उसमें आप लोगों ने देखा था क्या था, मोस्ट ऑफ द डेटा जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, क्वेरी के थ्रू आ रहा है। क्योंकि कंट्रोलर में अगर आपको डेटा चाहिए, कंट्रोलर में अगर आपको डेटा चाहिए तो कंट्रोलर में डेटा क्वेरी के थ्रू ही आएगा, डेटाबेस से आएगा, बट आएगा किसके थ्रू, क्वेरी के थ्रू ही क्या आएगा, डेटा आएगा। सो अगर मुझे क्वेरी के थ्रू डेटा लाना है तो मेरे को क्वेरी, या अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो 4 चीजें रहती है। एक तो मैं डेटाबेस में डेटा क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा, अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा, या डेटाबेस से डेटा सिलेक्ट करूंगा। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सारी फैसिलिटीज है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये कैसे हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ बात करेंगे और डेटाबेस से डेटा लाएंगे। सो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटाबेस नहीं है। जैसे कोई भी अगर आप एप्लीकेशन देखोगे जावा, .NET, इसमें क्या रहता था, जावा, इसमें पूरा एप्लीकेशन बनता था और इसका जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में रहता था। तो वो डेटाबेस यानी कौन रहते थे, ओरेकल, मायसीक्वेल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, ऐसे क्या है, ये डेटाबेस है जिनके अंदर क्या रहता था, डेटा रहता था, ठीक है। तो एप्लीकेशन कोई भी लैंग्वेज हो, उनका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता था। तो डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता था, ठीक है, तो डेटाबेस में सर्वर है, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता था, टेबल फॉर्मेट में, टेबल कॉलम रोज। तो टेबल रहता था और उसमें कौन क्या रहता था, कॉलम्स एंड रोज रहते थे, ठीक है। तो कॉलम्स एंड रोज यानी अगर मेरे पास एक टेबल है लॉगिन नाम का, ठीक है, लॉगिन नाम का मेरे पास टेबल है, ठीक है, तो लॉगिन नाम का टेबल, अब इसमें कॉलम्स रहेंगे आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये क्या है, कॉलम्स। और इसके अंदर क्या रहेंगे, रोज रहेंगे, ये फिर इस यूजर नेम में कुछ नाम रहेगा, पासवर्ड में कुछ रहेगा, ऐसे क्या रहते थे, मल्टीपल क्या रहते थे, रोज। तो ऐसे फॉर्मेट में डेटा क्या रहता था, स्टोर रहता था, ठीक है। तो इसको रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में डेटा क्या होता था, हम लोग स्टोर करते थे। तो इसको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता था। तो हर एक एप्लीकेशन में ऐसा ही होता था, रोज, ठीक है, एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसा करके डेटा क्या होता था, स्टोर होता था। तो कॉलम्स में उसका क्या रहता था, फील्ड्स के नाम रहते थे, और फिर उसके रोज में मल्टीपल डेटा क्या होता था, स्टोर होता था, ठीक है। तो ये है टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने का तरीका। हर एक एप्लीकेशन ऐसा ही होता है, हर एक एप्लीकेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज अपने सेल्सफोर्स में कैसे चलेगी, सेल्सफोर्स में, तो यही सेम चीज अगर मुझे सेल्सफोर्स में करना है तो सेल्सफोर्स में मेरा एप्लीकेशन बनेगा और इसका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड के अंदर। कहाँ पे, force.com ठीक है। तो force.com में अपना डेटा सेव रहता है। तो अपने पास कोई माइस्क्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर ऐसे कोई मल्टीपल डेटाबेस नहीं है, अपने पास सिर्फ एक ही चीज है, क्लाउड डेटाबेस। अब इसमें डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों के पास कोई टेबल नहीं है, हम लोगों के पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अकाउंट नाम के ऑब्जेक्ट में क्या है, फील्ड्स, तो फील्ड्स रहती है, फील्ड्स का नाम, फील्ड्स, ठीक है। तो फील्ड्स क्या रहेंगी, तो फील्ड्स यानी कॉलम, ठीक है, फील्ड्स यानी कॉलम। तो समझो अपने पास भी आईडी रहेगी,
ठीक है, फिर अकाउंट का नेम रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है, कंपनी रहेगी, ये क्या हो गई उसकी फील्ड्स, ठीक है। और फिर इसमें क्या रहता है, रिकॉर्ड्स, तो आईडी रहेगी, फिर अकाउंट का नाम रहेगा, ठीक है, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन रहेगा और अकाउंट की कंपनी रहेगी। ऐसे क्या रहेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, रिकॉर्ड। ठीक है, तो इनको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो सेल्स फोर्स में डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता, डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रहता है वो कौन से इसमें स्टोर रहेगा, फील्ड फील्ड्स, फॉर्मेट फील्ड्स उधर एंड कॉलम्स रिकॉर्ड। रहते थे, इधर फील्ड्स, और फील्ड्स में डेटा क्या रहेगा, ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर्मेट में आपको मिलता है। तो अगर मुझे डेटा बेस से डेटा लाना है, डेटाबेस से डेटा लाना है, तो मुझे इन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेरी करनी पड़ेगी, मेरे को इन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, क्वेरी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मैं इसमें डेटा ला सकता हूं, ठीक है। या इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, डीएमएल का यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो जब भी आपको सेल्सफोर्स के कंट्रोलर में, सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन यानी क्या हो गया, सेल्सफोर्स का क्या है, कंट्रोलर। तो अगर सेल्सफोर्स के कंट्रोलर में आपको force.com से डेटा लाना है, सेल्सफोर्स के कंट्रोलर से आपको क्या करना है, force.com में डेटा लाना है, force.com से, तो आपको क्वेरी लैंग्वेज में इसके साथ बात करनी पड़ेगी, यानी डायरेक्टली आप डेटा कोड के थ्रू नहीं ला सकते। आपने भी देखा है एक्सटेंशन कंट्रोलर में, जब मैं स्टैंडर्ड कंट्रोलर डॉट गेट रिकॉर्ड बोलता हूं तो वो ऑब्जेक्ट में आता क्या, सिर्फ आईडी, क्या आता है, आईडी ही आती है, बाकी कोई भी चीज नहीं आती है, सिर्फ क्या आती है, कोई आईडी मतलब आती है, बाकी कोई भी चीज नहीं आती। यानी अगर आपको डेटाबेस से डेटा लाना ही है, अकाउंट का बोलो, कॉन्टैक्ट का बोलो, किसका भी, तो आपको क्वेरी करना ही पड़ेगा। पेज इनिशियल में आप कर चुके हो, अकाउंट की लिस्ट लाना था, क्या किया था हम लोगों ने, अकाउंट की लिस्ट लाने के लिए क्या किया हम लोगों ने, डेटाबेस में क्या किया था, क्वेरी तो की थी। तो अगर आपको डेटाबेस के साथ बात करनी है तो आपको उसके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं SOQL, ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के साथ बात करते हैं। इसको बोला जाता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, समझा क्या। तो जो डेटाबेस के साथ force.com नाम का जो डेटाबेस है उसके साथ अगर मेरे को बात करनी है, सेल्सफोर्स नाम का जो डेटाबेस है, सॉरी force.com नाम का जो डेटाबेस है जिसके अंदर मेरे पास जो डेटा स्टोर है वो कौन से फॉर्मेट में स्टोर है, ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स, ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इससे अगर मेरे को डेटा लाना है कंट्रोलर के अंदर तो मेरे को वो जो डेटा है उसके साथ अगर बात करनी है तो इस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग ये लैंग्वेज पढ़ेंगे। या कल जाके मेरे को कंट्रोलर में मेरे पास डेटा है वो मेरे को डेटाबेस में स्टोर करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो मुझे क्या लगेगा, DML, क्या लगेगा, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखो अगर हम लोग, ठीक है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करना है डेटा, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, DML, अगर मेरे को डेटाबेस से डेटा लेके आना है यानी सिलेक्ट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, SOQL, ठीक है। तो दोनों चीजें अपने काम की चीज है या दोनों चीजें अपने को पता चाहिए। DML कैसे यूज करेंगे एंड SOQL कब यूज करेंगे, तो DML इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो और SOQL जब डेटा मेरे को क्या करना है, फेच करना है। तो हम लोग इसको DML और SOQL इसको एकदम क्रैश से देखेंगे, एकदम क्रैश से, ठीक है। मेरे को भी पता है बहुत सारे लोगों को DML या SOQL नहीं पता है, मैंने आपको थोड़ा
कोडिंग का पार्ट, यानी थोड़े एग्जांपल दिए थे जिससे आपको पता चले कि डीएमएल या एसओक्यूएल क्या होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे इसमें यूज किया है, बट अभी मैं आपको एक्चुअल उसका वर्किंग बता रहा हूँ, या एक्चुअल हम लोग उसको समझते हैं डिटेल में। डीएमएल और एसओक्यूएल इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं अभी, ठीक है। चलो सो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर एसयूक्यूएल सर एसक्यूएल जैसा है क्या सेम? हाँ सेम एसक्यूएल जैसा है, बट इसमें टेबल और रो नहीं है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक में हम लोग, ठीक है, डीएमएल पढ़ेंगे, एसओक्यूएल पढ़ेंगे और एसओएसएल भी पढ़ेंगे। एसओएसएल भी वन टाइप ऑफ डेटा फेच करने के लिए लैंग्वेज है, तो एसओक्यूएल समझने के बाद अपने को एसओएसएल समझ में आ ही जाएगा, तो वो भी हम लोग इसमें लेंगे। डीएमएल, एसओक्यूएल और एसओएसएल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोड में आएगी, कोड में दिखेगी, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, डेटाबेस से डेटा लाना है। इसके सिवा अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो डेटाबेस से डेटा लाना है तो इसी के थ्रू हम लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं डीएमएल स्टेटमेंट अलाउ यूजर टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट समझता है ना, एस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं, स्टैंडर्ड कस्टम सब, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, डेटा इन सेल्सफोर्स डेटाबेस सिमिलर टू पैरेलल एपीआई वर्ब। एपीआई वर्ब भी एक टेक्निक थी जिसके थ्रू भी हम लोग ऐसा डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते थे। तो डीएमएल एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में, सेल्सफोर्स डेटाबेस में, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट, सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो इतने अपने पास डीएमएल ऑपरेशंस है या डीएमएल टूल्स है, इंसर्ट, अपडेट, अपस्कर्ट, डिलीट, मर्ज या अनडिलीट। मर्ज और अनडिलीट के ऊपर हम लोग काम नहीं करते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या उसका कोई स्पेसिफिक सिनेरियो भी नहीं बनता है, ठीक है। जो बेसिकली चार चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे वो है इंसर्ट, अपडेट, अपस्कर्ट और डिलीट। तो हम लोग ये चार चीजें फोकस करेंगे और ये चार चीजों के ऊपर कैसे कोड लिखा जाता है, कैसे इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है और कैसे अपस्कर्ट होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो अगर मुझे कोई चीज इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होना चाहिए। मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, और बस उसके आगे में मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट। आप लोगों ने भी कर चुके हो, पेज रेफरेंस का जब वो एग्जांपल था उसमें अकाउंट के अंदर पहले से डेटा था, आप सिर्फ उसको क्या बोल दिए थे, अपडेट। डेटा क्या हो गया था, अपडेट। तो वो अपडेट या इंसर्ट ये क्या है डीएमएल से, डीएमएल, ठीक है। हाँ, तो इंसर्ट, अपडेट, अपस्कर्ट और डिलीट ये इसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। हाँ, बट ऐसा इसका मतलब नहीं है कि डीएमएल सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के साथ चलता है, नहीं, आप डीएमएल को पूरा का पूरा लिस्ट भी दे सकते हो, पूरी लिस्ट जिसके अंदर पूरे अकाउंट की लिस्ट है, यानी 10-12 अकाउंट है, तो आप पूरी की पूरी लिस्ट दे सकते हो और वो पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है या अपडेट भी कर सकता है। तो डीएमएल ऑपरेशंस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चलते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर। मल्टीपल यानी लिस्ट, जैसे अगर आप ऊपर का एक देखो, इंसर्ट अकाउंट्स बोला है, एस यानी मल्टीपल अकाउंट्स,
यानी वो अकाउंट की क्या होगी, लिस्ट होगी। आपको पता है ना, लिस्ट, सेट और मैप, कलेक्शन, ठीक है, Yes. जिसमें अपन Yes, sir. मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर यस सकते सर, हैं। ठीक है। तो वही मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने का काम हम लोग इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे नीचे का डायग्राम देखो, नीचे का डायग्राम क्या बोलता है, जब भी मैं डेटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, जब भी मैं डेटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करूंगा और अगर एक भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गया, दिख रहा क्या वो क्रॉस, एक भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम sir. है तो सभी ऑब्जेक्ट रोल बैक हो जाएंगे, यानी एक भी इंसर्ट नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है इसमें, डीएमएल में, कि जब आप एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो चलेगा ही चलेगा, उसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम जब आएगा कि अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड है, 100 अकाउंट के रिकॉर्ड है, आपने एक साथ बोल दिया इंसर्ट, आपने एक साथ क्या बोल दिया, इंसर्ट, इंसर्ट, क्या होगा, अगर गलती से भी किसी एक रिकॉर्ड में क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड रोल बैक हो जाएंगे, कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन आगे में है, बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहे हो और मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, तब हो सकता है कि आपको ये फेस करना पड़े कि अगर आपके इसमें एक भी प्रॉब्लम आया तो बाकी का डेटा भी स्टोर नहीं होगा। नहीं होगा। ये एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। दिख रहा है, हम लोगों ने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट, दिख रहा है। अब अकाउंट में मेरे को क्या करना था, वैल्यूज देना था, क्योंकि खाली अकाउंट को तो इंसर्ट नहीं करूंगा ना, वैल्यूज होनी चाहिए। तो वैल्यूज कैसे दूंगा मैं अकाउंट में, अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट और उसके फील्ड का नाम, नेम अकाउंट के फील्ड का नाम है, और उसमें एक वैल्यू दी फोन नंबर, फोन अकाउंट के फील्ड का नाम है, उसमें वैल्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसमें वैल्यू। अब आप जितने फील्ड देना चाहते हो उतने फील्ड दो, आपके पास होंगे तो मैंने 3 फील्ड के अंदर वैल्यूज डाली, ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसको क्या बोला, इंसर्ट अकाउंट, ऑब्जेक्ट ACCT, ये अकाउंट के ऑब्जेक्ट का नाम है। तो इससे क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। समझा क्या, दिख रहा क्या कोड, यस सर, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, यस सर। अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना के उसको क्या किया मैंने, इंसर्ट किया, और फिर आप चाहो तो अकाउंट की आईडी प्रिंट वगैरह करके देख सकते। बट अगर मेरे को ये कोड लिखना है, ऐसा कोड चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट में क्या करना है, डेटा लेना है और फिर उसको इंसर्ट सही में हो रहा कि नहीं वो चेक करना है। आप क्या करोगे, पहले तो आपको फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, विजुअल फोर्स का पेज बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने भी जो अपडेट अकाउंट किया था तो फ्रंट एंड पे कुछ बनाया था, फिर फ्रंट एंड पे यूजर सेव करता था, क्लिक करता था, तब बैक एंड पे डेटा आता था। अब सपोज मेरे को एक नॉर्मल एग्जांपल है जिसमें मेरे को एक्चुअल पहले चेक करना है कि मेरा डीएमएल चलता है कि नहीं चलता है, तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड पे विजुअल फोर्स का पेज बनाना पड़ेगा, फिर बटन बनानी पड़ेगी, बटन के क्लिक के ऊपर आपको मेथड को कॉल करना पड़ेगा, फिर मेथड में आपको क्या करोगे, वैल्यूज लोगे ऑब्जेक्ट में, फिर उसको इंसर्ट अपडेट डिलीट बोलोगे, ऐसा ही करना पड़ेगा ना, जैसे हम लोगों ने जो पेज रेफरेंस इसमें था उसमें किया था। बट अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि सही में आपका ऑब्जेक्ट बराबर चल रहा है या नहीं, या बराबर इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, तो इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं टेस्ट करूंगा ना कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसी के बाद उसको मैं क्या करूंगा, एक्चुअल कोड में क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। तो अगर आपको चेक करना है कि सिर्फ आपका कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, या आपका डीएमएस स्टेटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपको विजुअल फोर्स का पेज, एपेक्स का क्लास और मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एनोमनस विंडो नाम का इनके पास एक फैसिलिटी है डेवलपर कंसोल में, कौन सा, एनोमनस विंडो। ये एनोमनस विंडो का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट बराबर इंसर्ट हो रहा कि नहीं वो टेस्ट भी कर सकते हो, और लॉग फाइल के अंदर उसको चेक भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो और लॉग फाइल के अंदर उसको क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेवलपर
कंसोल। तो लॉगिन कर लेते हैं। डेवलपर कंसोल पे जाइए। ठीक है, अब डेवलपर कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे डीबग जहाँ पे है वहीं पे आता है ओपन एग्जीक्यूट एनॉर्मस विंडो। यानी सिर्फ अगर आपको टेस्टिंग करनी है, एक्चुअल कोड में रन नहीं करना। एक्चुअल कोड के लिए आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी, विजुअल फोर्स का पेज, एपेक्स का क्लास, फिर विजुअल फोर्स और एपेक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सारी झंझट है। उससे अच्छा सिर्फ टेस्टिंग ही करनी है ना, तो एनॉर्मस विंडोज ओपन करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करो, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे वहां पे बना था, अकाउंट ACCT इक्वल टू न्यू, क्या बोलोगे, न्यू अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, फिर इसमें आप क्या करोगे, फील्ड्स के नाम, तो फील्ड्स के नाम क्या है, नेम। नेम। अब आप फील्ड्स है तो सिंगल कोट्स में रहेगा, ACCT न्यू, ऐसा कुछ दे दिया मैंने 11। फिर आपको फोन नंबर डालना है, तो कॉमा देके क्या करोगे, फोन, फील्ड के नाम बराबर चाहिए। फोन नंबर भी यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट ही है, तो आप ये डालोगे। आपने दो भी फील्ड डाली तो भी ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन, आपको जितने भी, और फिर क्या बोलोगे, DMS ACCT अकाउंट। हाँ। अब ये तुम बैकएंड में इंसर्ट कर रहे हो ना, तुम अभी जो कोड लिख रहे हो बैकएंड पे, अब आप चाहो तो इसको टेस्ट करना है तो आप फ्रंट एंड में जाके चेक कर सकते हो कि ये अकाउंट बना है या नहीं बना है। या दूसरा वे क्या है कि सही में ये अकाउंट बना है कि नहीं, ये लॉग में चेक कर सकते हो। तो लॉग में डेटा कैसे चेक करना वो भी आपको पता चाहिए। लॉग क्या है, लॉग क्या होता है कि जैसे ही कोई एप्लीकेशन चलता है तो एक फाइल में क्या होता है, डेटा रिकॉर्ड होता है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो फाइल में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो उस फाइल में हम लोग चेक कर सकते हैं कि सही में इसकी आईडी बनी है या नहीं बनी। अगर इसकी आईडी बन गई है, यानी ये अकाउंट की आईडी बन गई है, यानी अकाउंट क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कैसे डेटा टेस्ट होता है। देखो, कल जाके जब तुम कोई कंपनी में काम करोगे तो कंपनी में काम करते वक्त ऐसा नहीं रहेगा कि फ्रंट एंड भी तुम ही बनाओगे, बैक एंड भी तुम ही लिखोगे, ऐसा नहीं होगा। आपका काम अगर होगा तो आप पूरा बैक एंड पे ही काम करोगे, या हो सकता है कि आप सिर्फ फ्रंट एंड पे ही काम करोगे। तो अगर आप बैक एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बैक एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्रंट एंड का एक्सेस नहीं होगा। फ्रंट एंड पे आप नहीं देख पाओगे कि वो अकाउंट बना है या नहीं बना है। तो फिर बैकएंड से कैसे चेक करोगे, एपेक्स के थ्रू, डेवलपर कंसोल के थ्रू कैसे चेक करोगे कि सही में तुम्हारा डेटा बना है या नहीं है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एनोमस विंडो में तो करोगे, पर उसके बाद कैसे चेक करोगे कि सही में इसकी आईडी बनी है या नहीं है, कहाँ पे प्रूफ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम नाम की एक यहाँ पे क्लास है, उसमें डीबग नाम की एक मेथड है, सिस्टम डॉट डीबग। जैसे अपन लिखते थे ना सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, उसमें कोई मैसेज देके एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करते थे, वैसी। तो मैं बोलूंगा अकाउंट आईडी और प्लस देके क्या करते हैं, ये ACCT था, इसको पकड़ के इसके अंदर से क्या निकालते हैं, आईडी निकाल देते। तो मैं अभी क्या प्रिंट कर रहा हूँ, जो मैंने इंसर्ट डेटा अकाउंट इंसर्ट किया था, अगर सही में इंसर्ट हुआ है तो उसकी आईडी इसमें प्रिंट होके आनी चाहिए। आईडी डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले का होगी लॉग के अंदर। सिस्टम डॉट डिबग का मतलब है जो कुछ भी आप सिस्टम डॉट डिबग में लिखते हो वो किस में प्रिंट होता है, लॉग में। यहाँ पे कोई कंसोल नहीं है, यहाँ पे कोई कंसोल नहीं है, ये कहाँ प्रिंट होगा, लॉग में। अगर लॉग में अपने को आईडी मिल गई, यानी अपन कंफर्म हो जाएगा कि अपना रिकॉर्ड सेव हो चुका है, आपको फ्रंट एंड पे जाने की जरूरत नहीं है। समझा क्या ये कोड सभी को? यस सर, ठीक है, तो ये तरीका है टू टेस्ट योर कोड। तुम्हारे को कोड अगर टेस्ट करना है तो ये उसका क्या है, तरीका है कि कैसे तुम कोड लिखोगे, ठीक है, एनोमस विंडो में। और फिर आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका प्रूफ भी तो चाहिए कि तुम्हें सही में ये सारी चीजें की है या नहीं की है। तो प्रूफ कैसे मिलेगा, तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यानी आपको भी तो प्रूफ चाहिए ना कि मेरा डेटा सही में स्टोर हुआ है कि नहीं है। हाँ, एक प्रूफ तो है कि फ्रंट एंड पे जाके देखो, पर मेरे को फ्रंट एंड पे नहीं जाना है, तो मैं सिस्टम डॉट डिबग में एक कोई भी मैसेज दे दूंगा और उसके साथ आईडी प्रिंट कर दूंगा, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, अब ये नीचे में क्या आता है, ये देखो ओपन लॉग करके ऑप्शन रहेगा, उसको चेक करो तो लॉग्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे एग्जीक्यूट नाम की बटन है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट नाम की बटन क्लिक करूंगा और अगर सब कुछ बराबर होगा तो पीछे में देखो ऐसा लॉग जनरेट होगा, दिख रहा है। और ये लॉग में आपको टाइम भी दिखेगा, 8:23 का टाइम भी उन्होंने दिया है, यानी 8:23 को अपना लॉग क्या हुआ, जनरेट हुआ है। अब इसमें अपन कैसे देखेंगे ये सारी चीजें, बहुत टाइम लगेगा देखने के लिए, क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन का लॉग होता है। तो क्या करने का, आप लोगों ने जो भी क्या किया है, मैसेज डाला है अकाउंट के आईडी के साथ, उसको लेके ये यहाँ पे फिल्टर आता है, ये फिल्टर में डाल दो। हाँ, अकाउंट आईडी और उसके साथ क्या है, आईडी जनरेट हुई, आईडी जनरेट हो गई, यानी तुम्हारा डेटा इंसर्ट हो गया। समझा क्या एनोमस विंडो और लॉक को कैसे यूज किया जाता है। यस क्योंकि अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, यानी आप एपेक्स का कोड, डीएमएल, एसओक्यूएल, एसओएसओ लिख रहे हो, ट्रिगर लिख रहे हो, तो आपको चेकिंग करने के लिए कि सही में आपका डेटा बना है, नहीं बना है, इंसर्ट हुआ है, अपडेट हुआ है, ये चेक करने का तरीका सिर्फ लॉग ही है, क्योंकि लॉग के थ्रू ही आपको पूरा डेटा क्या होता है, डिस्प्ले होता है, यानी आईडी, नेम, जो भी आपको डिस्प्ले करना है। तो ऐसा करके ही आप क्या करते हो, डेटा डिस्प्ले करते हो। समझा क्या, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है कि यहाँ तक? यस यस सर। समझा एनोमस विंडोज में? तो एनोमस विंडोज में तुमको विजुअल फोर्स का क्लास यानी पेज या एपेक्स का क्लास लिखने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट भी अपना कोड चेक कर सकते हो। हाँ, फिर बराबर आ गया उसके बाद फिर अपने विजुअल फोर्स और क्लास में लिखो ना, बट इससे क्लियर तो हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब भी आप लोग क्या करते हो, कोड लिखो तो उसके बाद डेवलपर कंसोल में एनोमस में लिखो और फिर डीबग के थ्रू उसको क्या करो, डीबग के थ्रू क्या करोगे, उसको चेक करो। ठीक है, डीबग के थ्रू उसको चेक करवाओ कि सही में जो तुमने लिखा है वो बराबर आया है या नहीं आया करके। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब जब क्या होता है, हम लोग मल्टीपल इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं, मल्टीपल क्या करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लूप में भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे कोड है, दिख रहा क्या, फॉर लूप वाला। और अब इसमें क्या है, फॉर लूप लगाया अपन ने, जो अपन कलेक्शन में भी लगाए थे एक बार, याद होगा आपको, किसमें डेटा है, किसमें कलेक्ट करना है। तो अभी एक समझो कि मेरे पास एक कॉन्टेक्ट की लिस्ट है पहले से, यानी डेटाबेस में वो कॉन्टेक्ट पहले से है। अब उसमें से मैं एक एक कॉन्टेक्ट ले रहा हूं, दिख रहा है फॉर लूप के अंदर, एक एक कॉन्टेक्ट ले रहा हूं, और कॉन्टेक्ट लेने के बाद मैं चेक कर रहा हूं कि उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है क्या नहीं है। बैट कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट का नाम, यानी एक एक कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट मेरे को वापस मिलेगा, उसका नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, बैट कॉन्टेक्ट डॉट डिपार्टमेंट क्या है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो कॉन्टेक्ट के डिपार्टमेंट में फाइनेंस है क्या। अगर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट वाले कॉन्टेक्ट होंगे तो उसके डिपार्टमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन नाम का एक कस्टम फील्ड है, उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, न्यू डिस्क्रिप्शन। और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, अपडेट। कोड दिख रहा क्या, सिंपल कोड है। मेरे पास मल्टीपल कॉन्टेक्ट की लिस्ट है जो कि पहले से डेटाबेस में इंसर्टेड है। मैं उस कॉन्टेक्ट की लिस्ट में से एक एक कॉन्टेक्ट निकाल रहा हूँ, उसका डिपार्टमेंट चेक कर रहा हूँ कि वो फाइनेंस है क्या, और अगर वो फाइनेंस होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में न्यू डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूँ, और फिर वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि इंसर्ट हो चुका है, मेरे को अभी क्या करना है, अपडेट। यानी उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, जितने भी फाइनेंस वाले रहेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, न्यू डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। दिख रहा है कि ये कंसेप्ट समझा क्या? यस हाँ,
बट इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो लूप है ये घूमेगा एक बार, दो बार। अभी आपके पास अगर समझो फाइनेंस वाले आपके पास 1000 रिकॉर्ड है, ध्यान दो इस पे, आपके पास फाइनेंस के क्या है? 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो क्या हुआ? अपने पास मल्टीपल लिस्ट थी, ठीक है, मल्टीपल लिस्ट थी, तो वो मल्टीपल लिस्ट में से एक एक वैल्यू निकाली, ठीक है, एक एक वैल्यू निकाली, और फिर एक एक वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, एक एक वैल्यू निकालने के बाद मैंने उसको इंसर्ट किया। अब मेरे को सॉरी अपडेट किया। प्रॉब्लम कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम जाएगा कहाँ पे? जब ये 150 रिकॉर्ड को एक्सीड कर देगा, यानी डीएमएल एट अ टाइम सिर्फ 150 रिकॉर्ड को क्या कर सकता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता है। ये इसकी गवर्नेंस लिमिट है। गवर्नेंस लिमिट मैंने पहले ही बताया था, सेल्सफोर्स की क्या रहती है? एक लिमिट होती है, लिमिटेड। ठीक है। हर इसमें सिलेक्ट करते वक्त भी अपने पास लिमिट है, 2000 के ऊपर सिलेक्ट नहीं कर सकते। या इंसर्ट अपडेट डिलीट लगाना है तो 150 से 200 ही इंसर्ट अपडेट डिलीट लगते हैं। तो प्रॉब्लम कब जाएगा? ये प्रॉब्लम कहाँ जाएगा? 150 के ऊपर ज्यादा जाएगा। है। 150 के ऊपर हो जाएगा तो ये एरर मार देगा। समझा क्या? क्योंकि डीएमएल ऑपरेशंस, ठीक है, डीएमएल ऑपरेशन एक टाइम पे सिर्फ 150 ही रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेल्सफोर्स की क्या है? गवर्नेंस लिमिट है। अब मेरे को अपडेट तो करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो 1000 भी हो सकते हैं, तो फिर क्या मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा क्या? ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखो। सेम कोड, सेम कोड, कॉन्टैक्ट की लिस्ट जिसमें पहले से कॉन्टैक्ट है, उसमें से एक एक लिस्ट निकाल रहा हूं, एक एक कॉन्टैक्ट निकाल रहा हूं, और एक एक कॉन्टैक्ट निकालने के बाद उसका डिपार्टमेंट चेक किया मैंने, फाइनेंस है क्या नहीं है, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट चेक किया, फाइनेंस है या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, वन मिनट। ठीक है, सो वही कंसेप्ट, ठीक है, वही कंसेप्ट जिसमें कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, ध्यान दो, क्योंकि यही चीजें आपको करनी है, ठीक है, यही चीजें आपको करनी है। तो आपके पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, उसमें से एक एक कॉन्टैक्ट वापस निकाला, एक एक कॉन्टैक्ट वापस निकाला, उसमें चेक किया कि फाइनेंस है या नहीं है, और उसके डिस्क्रिप्शन को अपन ने क्या किया? चेंज कर दिया, न्यू डिस्क्रिप्शन कर दिया, ठीक है।
उसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करके क्या कर दिया, न्यू डिस्क्रिप्शन कर दिया। बट मैंने यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट नहीं बोला। मैं क्या करूंगा, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट आते हैं, वो सभी कॉन्टैक्ट को मैं एक लिस्ट में कलेक्ट कर रहा हूं। ऊपर में देखो आप, मैंने एक लिस्ट डिफाइन की है, कॉन्टैक्ट अपडेटेड लिस्ट, और वो अपडेटेड लिस्ट में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। यानी लूप के अंदर, फिर से समझ लो, ठीक है, लूप के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर मैं कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने लूप के अंदर क्या किया, डीएमएल स्टेटमेंट लगाया, ठीक है, लूप के अंदर डीएमएल स्टेटमेंट लगाया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 150 के बाद वो क्या हो 150 जाएगा, के 150 के बाद नहीं होगा। टॉलरेंस लिमिट सामने का लेंगे ही नहीं सर टॉलरेंस वो। लिमिट है उसकी। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है, मेरे पास क्या है, 1000 रिकॉर्ड है, सॉरी, ठीक है, तो 1000 रिकॉर्ड में से फाइनेंस वाले मेरे पास 700 रिकॉर्ड निकल गए। 700 रिकॉर्ड को मैंने डिस्क्रिप्शन अपडेट भी हो गया, डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, अपडेट भी हो गया, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ। बट फिर हम लोग अपडेट नहीं बोलेंगे, वो जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उनको एक लिस्ट में कलेक्ट करेंगे, और लास्ट में फॉर लूप के बाद, फॉर लूप के बाद वो लिस्ट को मैं अपडेट बोल दूंगा। दिख रहा है क्या, लास्ट में दिख रहा है क्या, अपडेट लिस्ट। यस तो अभी डीएमएल एक ही बार चलेगा, भले ही उसमें 700 रिकॉर्ड हो, डीएमएल 700 बार नहीं चलेगा, डीएमएल एक ही बार चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो पूरे लिस्ट को एक साथ इंसर्ट कर सकता है, अपडेट या डिलीट कर सकता है, या सिंगल ऑब्जेक्ट को भी कर सकता है, बट एक साथ। तो अपना डीएमएल कितने बार चला, एक बार। एक बार ठीक है। तो कभी भी ये भूल मत करना कि फॉर लूप के अंदर, जब भी तुम फॉर लूप के अंदर डेटा ले रहे हो या डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, डीएमएल स्टेटमेंट चलाओगे। डीएमएल स्टेटमेंट कभी भी लूप के अंदर नहीं होता, क्योंकि आगे में आपको बहुत सारा डेटा है जो लूप के अंदर दिखेगा, बहुत सारा डेटा है जो लूप के अंदर आएगा, तो भूल के भी वहां पे इंसर्ट अपडेट डिलीट मत करना, भूल के भी वहां पे इंसर्ट अपडेट डिलीट मत करना, ठीक है। जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है वो आप किसमें करोगे, किसमें करोगे, एक लिस्ट में ले लो, लूप के बाद जो भी डेटा आपको चेंज करना है ना उसको लिस्ट में ले लो, और फिर लूप के उस बाहर वो लिस्ट लिस्ट को क्या करो, इंसर्ट अपडेट अपडेट डिलीट। डिलीट। समझा क्या, यस सर यस सर। बाकी के लोग, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लूप में आप डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट क्यों नहीं करते। है, क्लियर है, यस यस सर। यस ठीक सर। है। मैं कोड, हम लोग कोड लेंगे, बट कोड यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वहां पे क्या हुआ था कि उधर के फॉर लूप में और इधर के फॉर लूप में फर्क कितना है, वहां पे डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर इंसर्ट अपडेट किया था, यहाँ पे फर्क कितना है कि फॉर लूप के अंदर सिर्फ लिस्ट में क्या हुआ है, डेटा लेके अपडेट हुआ, अपडेट हुआ है। ऐड हुआ है ऐड हुआ डेटा है। लेके आ गए, लिस्ट के अंदर हम लोग डेटा लेके आ गए, ठीक है। बस लिस्ट के अंदर अगर हम लोग डेटा लेके आ गए हैं तो फिर उसको लूप के बाहर क्या करो, अपडेट करो ना, डीएमएल अपडेट। ठीक है। ठीक है, ये है इंसर्टिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इंसर्टिंग रिलेटेड रिकॉर्ड, ठीक है। तो इंसर्टिंग रिलेटेड रिकॉर्ड का क्या मतलब आता है, ठीक है, इंसर्टिंग रिलेटेड रिकॉर्ड का क्या मतलब आता है वो समझो, ठीक है। मैंने एक अकाउंट बनाया, ठीक है, अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट। अब कभी भी क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट में डेटा जाता क्या, अकाउंट के साथ, उसके साथ मल्टीपल उसके चाइल्ड भी होंगे, जैसे अकाउंट के साथ कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, तो मेरे को अकाउंट में भी डेटा डालना है और उसके साथ साथ उसके कॉन्टैक्ट में भी डेटा डालना है। बट अकाउंट और कॉन्टैक्ट एक में के साथ क्या रहेंगे, लिंक भी तो रहेंगे, रिलेशन में चाइल्ड। ठीक है।
अकाउंट और कॉन्टैक्ट एक में के साथ क्या रहेंगे, लिंक भी रहेंगे। तो फिर कैसे लिंक करेंगे और कैसे डेटा डालेंगे, ये देखो, अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट, इसमें नेम दिया SFDC अकाउंट, बेसिक सिंपल एक अकाउंट, इसको इंसर्ट किया, फिर इसकी आईडी ले ली मैंने, तो आईडी नाम का एक डेटा टाइप ही है, तो आईडी ACCT आईडी लिया नाम और उसमें बोल दिया ACCT.id, ठीक है, ACCT.id बोल दिया, जिसमें मेरे पास अकाउंट की आईडी आ जाएगी, जैसे अभी अपन ने प्रिंट किए थे ना वहां पे वैसे। और फिर वो अकाउंट के आईडी को लेके मैंने कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, दिख रहा क्या, कॉन्टैक्ट इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, उसमें जो जो Yes. मैंडेटरी था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन, और कॉन्टैक्ट के अंदर अकाउंट का क्या है, रिलेशनशिप है, अकाउंट आईडी करके, कॉन्टैक्ट के अंदर अकाउंट आईडी नाम की फील्ड है, आपको पता है कॉन्टैक्ट और अकाउंट Yes. 1 to many में कनेक्टेड है, तो Yes, sir. अकाउंट के लिए कॉन्टैक्ट मेनी है, Yes. बट कॉन्टैक्ट के लिए अकाउंट क्या है, एक है, एक है। ठीक है। इसलिए जब अपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे तो उसमें अकाउंट आईडी नाम की एक फील्ड है, जिसमें अपन अकाउंट की आईडी डाल Yes. सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट और कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, लिंक Link. हो लिंक जाएगा, हो जाए। ठीक है। तो इससे देखो, इसमें क्या किए, सिंपल एग्जांपल है, अकाउंट को क्या किए, इंसर्ट किए, अकाउंट इंसर्ट होने के बाद उसकी आईडी को मैंने कलेक्ट किया, और फिर कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें कॉन्टैक्ट में बेसिक जो भी फील्ड्स थे वो डाल दिए, बेसिक फील्ड्स क्या है वो डाल दिए, और साथ में वो कॉन्टैक्ट को मेरे को अकाउंट के साथ लिंक करना था, इसलिए अकाउंट की आईडी मैंने अकाउंट आईडी नाम के जो कॉन्टैक्ट के अंदर फील्ड है उसमें डाली, और फिर कॉन्टैक्ट को भी मैंने क्या किया, इंसर्ट किया। तो ये Insert. अगर प्रोग्राम चलोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट भी इंसर्ट हो जाएगा, सॉरी अकाउंट भी इंसर्ट हो जाएगा अकाउंट भी और कॉन्टैक्ट। और Contact अगर भी। आपको वेरीफाई Contact. करना है तो system.debug में अकाउंट की आईडी को प्रिंट करो और नीचे में कॉन्टैक्ट की आईडी को भी प्रिंट करो, अगर दोनों आईडी मिल रही है यानी आपका डेटा दोनों सेव हो गए। Insert. समझा क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को, बाकी के लोगों को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं और जो हम लोगों को पता चाहिए ही चाहिए। पता है अपस्कर्ट, इंसर्ट तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इंसर्ट तो ठीक है और अपडेट भी ठीक है, फिर अपस्कर्ट का कहाँ काम है, ठीक है, अपस्कर्ट का कहाँ काम है, ठीक है। तो अपस्कर्ट कब काम होगा, upskirt use as object record primary key an id lookup field or an external field to determine whether it should create a new record or update a existing record। यानी आपके पास एक लिस्ट है, सिंपल लिस्ट में मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स है, मल्टीपल क्या है, कॉन्टैक्ट है, कुछ कॉन्टैक्ट पहले बने हुए हैं यानी उनको सिर्फ अपडेट करना है, और कुछ कॉन्टैक्ट नए हैं, तो क्या करने पड़ेंगे आपको, सिंपल मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट C1 इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, ये पहले से बने, इनमें सिर्फ फील्ड्स को क्या करना है, अपडेट करना है। तो इसके अंदर क्या है, आईडी पहले से रहेगी, ऐसी कोई आईडी है इसमें, क्योंकि जो पहले से बने उनकी आईडी रहती है, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसका जो लास्ट नेम है इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये आईडी का लास्ट नेम मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे पास मल्टीपल क्या है, कॉन्टैक्ट। इसकी आईडी कुछ डिफरेंट है और इसका कुछ नाम मेरे को चेंज करना है, यानी ये अपडेट वाली चीज है। तो मेरे को इनको दो कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक अपडेट करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, इनको क्या कर दूंगा, लिस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिस्ट, और इसको बोल दूंगा कॉन्टैक्ट की लिस्ट, ठीक है, इसको बोलूंगा अपडेट कॉन लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट, ठीक है, लिस्ट कॉन्टैक्ट। और फिर
अपडेट मैं डेटा ऐड कर दूंगा, डॉट ऐड Add. C1 और डॉट ऐड T2 ये ऑब्जेक्ट ऐड किए और फिर मैं बोल दूंगा अपडेट updated अपडेट कॉन्टेक्ट लिस्ट। List. ठीक है, हो गया। update मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट है जो नए वाले हैं, कुछ कॉन्टैक्ट है नए हैं, नए यानी इनके पास नए हैं तो इनकी आईडी रहेगी क्या? नहीं। ठीक है, तो इसमें मेरे को लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम भी है, फर्स्ट नेम भी है। अब ये जो रिकॉर्ड है इनको मेरे को क्या करना है? इंसर्ट करना है। insert तो फिर से मैं क्या करूंगा? list ऐसी लिस्ट लूंगा। अब ये जो कॉन्टैक्ट है इनका नाम है C3 C4, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको इंसर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इसमें डालता हूँ मैं C3 एंड C4, और फिर मैं फिर से क्या बोल दूंगा इनको? insert contact क्या? insert contact insert contact ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा जिसमें मैं अपडेट करने वाले को अपडेट करूंगा, इंसर्ट करने वाले को इंसर्ट करूंगा। बट मेरे को 2 बार डीएमएल स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट इंसर्ट वाले है और कुछ कॉन्टैक्ट किसके लिए? किसके लिए? अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए मेरे को ये सारी चीजें, ये झंझट में नहीं जाते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं? सभी कॉन्टैक्ट एक साथ एक ही लिस्ट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट ही नाम देते चलो अभी के लिए, और इसमें क्या करता हूं मैं? ऐड करने के लिए सब कुछ, पुराने वाले भी और दे नए वाले। और यहाँ पे मैं अपडेट ना बोलते हुए क्या बोलूंगा? upset अपस्कर्ट क्या करता है? जिनकी आईडी मिलती है उनको वो क्या करेगा? अपडेट कर अपडेट करेगा। Update और करेंगे. जिनकी आईडी नहीं मिलेगी उसको क्या करेगा? वो Insert इंसर्ट करेंगे. करेगा। तो तुमको 2 बार इंसर्ट और अलग बार इंसर्ट और अलग बार अपडेट लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। नहीं. समझा क्या अपस्कर्ट का काम? yes Yes, sir. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसे रिकॉर्ड है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे बहुत से बार, और मल्टीपल रिकॉर्ड में कुछ रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने हैं, कुछ रिकॉर्ड आपको क्या करने हैं? अपडेट करने हैं। अपडेट करने तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ के लिए इंसर्ट लिखना पड़ेगा, कुछ के लिए अपडेट लिखना अपडेट पड़ेगा। तो हर बार आप ऐसा करोगे तो 2 बार डीएमएल स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे ना। तो उससे अच्छा आप अपस्कर्ट का यूज कर सकते हो। किसका यूज? अपस्कर्ट। Upset. अपस्कर्ट क्या करता है? अगर आपने उसको लिस्ट दे दी और लिस्ट में आप जो अपडेट है उनकी तो आईडी दोगी, और जो इंसर्ट है उसको वो खाली रहेगा, तो ये चेक करता है वो डेटा में कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है क्या। अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती है यानी वो उसको क्या करेगा? अपडेट कर देगा। जिसमें आईडी नहीं रहेगी उसको वो डेटा लेगा और क्या कर देगा? इंसर्ट कर insert देगा। समझा क्या अपस्कर्ट का कंसेप्ट? yes sir Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अपस्कर्ट तो इंसर्ट, अपडेट और अपस्कर्ट। अपस्कर्ट तभी यूज करो जब तुम्हारे पास अपडेट भी करना है और इंसर्ट भी करना है। सब कुछ है तुम्हारे पास, अपडेट करने के लिए भी डेटा है और इंसर्ट करने के लिए भी तुम्हारे पास क्या है? डेटा पड़ा हुआ है। तब जाके क्या करोगे? अपस्कर्ट का यूज करोगे। है क्या क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसने यहाँ पे वही बोला है, अपस्कर्ट यूज एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की, आईडी लुकअप, एक्सटर्नल की, ये सभी चेक करके वो चेक करता है कि ये डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि इफ द की इज नॉट मैच न्यू ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। अगर की नहीं मिलती है तो वो नया ऑब्जेक्ट क्या करेगा? क्रिएट करेगा। इफ द की इज मैच एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड इज अपडेटेड। समझा क्या? क्लियर है क्या कंसेप्ट? अगर की Yes, sir. मिलती है तो उसको अपडेट करेगा, अगर की नहीं मिलती है, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट को की रहेगी नहीं,
नहीं मिलेगी तो उसको क्या करेगा वो, ठीक है, इंसर्ट करेगा। अगर Insert 2 कर- बार की मिलेगी तो एरर फेंकेगा, क्योंकि 2 बार की नहीं होनी चाहिए, एक रिकॉर्ड एक ही बार इंसर्ट या अपडेट होता है। तो 2 बार, इफ द की इज मैचेस मल्टीपल टाइम एन एरर विल जनरेटेड एंड एस ऑफ रिकॉर्ड इज नाइदर इंसर्टेड नॉर अपडेटेड। क्योंकि 2 बार एक ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट अपडेट नहीं होता, 2 बार एक ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट अपडेट नहीं होता। इसलिए की अगर मैच नहीं होती है, की अगर मैच नहीं होती है, यानी की अगर 2 बार मैच होती तो एरर मारे। समझा आप स्कट का कंसेप्ट? Yes. Yes, sir. एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग देख चुके हो, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं? अगर बैकएंड में कुछ एरर आता है, Error. आप डीएमएल स्टेटमेंट कर रहे हो या आप कोई भी लॉजिक लिख रहे हो और लॉजिक लिखते हो बैकएंड में, एपेक्स में एरर आता है, तो वो फ्रंट एंड पे क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना होना चाहिए। तो डीएमएल्स के लिए उनके पास जो एक्सेप्शन है उसका नाम है डीएमएल एक्सेप्शन नाम का क्लास। कौन सा? डीएमएल DML एक्सेप्शन। exception. जब भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे तो अपना कोड ट्राई कैच के अंदर लिखोगे, अंदर लिखना। अंदर क्योंकि लिखो अगर कुछ एरर आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, कोड क्रैश नहीं ऑब्जेक्ट पे वैल्यू फ्रंट एंड से आएगी, ऑब्जेक्ट पे वैल्यू फ्रंट एंड से हो आएगी। से आएंगे। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इंसर्ट अपडेट करते वक्त आपका जो कोड है उसने एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहिए। आपको पता है कैसे थ्रो करता है, आपको किसमें Yes. लिखना पड़ेगा उसको, ट्राई एंड Try Try catch. and catch. और कैच में कौन से एक्सेप्शन को कैच करोगे आप, DML exception. DML DML exception. exception. नाम के एक्सेप्शन को कैच करोगे। और आपको सिर्फ लिखना है, अगर आपको मैंने बताया था आपको कि मैं फ्रंट एंड पे डेटा कैसे डिस्प्ले होता है वो बताऊंगा एक्सेप्शन में थ्रू। तो आपको डेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, apex page dot Dot add add message. Message. Add message. जो एक्सेप्शन है उसका ई लिखना पड़ेगा। और फ्रंट एंड पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए कौन से टैग का यूज करना पड़ेगा फ्रंट एंड पे, कौन सा टैग है? मैंने बोला था मैं आपको पूछूंगा Message ही. पेज में से Message, sir. Apex Messages, colon page messages. message, Message. एपेक्स कोलन पेज मैसेज या फ्रंट एंड पे आप Page messages. टैग लिखोगे, जो टैग आपका बैकएंड का मैसेज क्या करेगा, फ्रंट एंड पे Display करेगा। करेगा। ये आपको अभी पूछा जा सकता है कि चलो बैकएंड पे आपको एरर आया, आपने फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले किया, कैसे किया डिस्प्ले, आप ट्राई Apex और कैच app में messages. लिखोगे। जो भी एक्सेप्शन आपका आता है, जैसे अभी अगर आप डीएमएल कर रहे हो तो डीएमएल एक्सेप्शन आएगा, तो आप कैच भी कौन सा करोगे, डीएमएल एक्सेप्शन। DML और आपको वो एक्सेप्शन फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, एपेक्स पेज Apex colon ऐड colon मैसेज, messages. और page उसमें वो messages. एक्सेप्शन का ई डाल दो और Yes. फ्रंट एंड पे एपेक्स पेज डाल दो। आप लोगों के एग्जांपल्स मैंने दिए उसमें भी वैसे ही किया गया, अगर आपने किया होगा तो, जो मैंने नया Yes, वाला yes. असाइनमेंट दिया था। Yes. Yes, sir. समझा क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बाकी का कर लेते हैं, कल डीएमएल के एग्जांपल्स लेंगे। डीएमएल ज्यादा नहीं है, यही है, तो डीएमएल के एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर एसओक्यूएल एसओएसएल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो।